दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इंग्लिश में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, इसके नाम में इसका अर्थ छिपा होता है बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कैसी परियोजना जिसके उद्देश्य कैसे हो, बहुत सारे हो। यानी नॉर्मली क्या होता है कि नदियों के जल का इस्तेमाल आप किन किन कार्यों के लिए कर सकते हो। अब भाई देखो, अलग अलग है। किसी बच्चे ने सोचा कि सर नदियों पर बांध बना करके हम उसके पानी को रोक करके एक दूसरी दिशा में भेज सकते हैं, ताकि उन नदियों के जल को दूर दराज के खेतों तक पहुंचाया जा सके, ताकि किसानों को खेतों की सिंचाई करने में आसानी हो। एक तो ये काम है। दूसरे बच्चे ने कहा सर मैं बताऊं क्या काम है। सर नदियों के जल को रोक करके, बांध बना करके रोक करके उनके जल को जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो उससे सर जल विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। किसी तीसरे बच्चे ने कहा सर क्या होता है कि नदियां जब बहती रहती हैं तो ऐसे में इसका बहुत सारा जल वेस्ट हो जाता है, यानी नदियां डायरेक्ट जाकर के कहां मिल जाती हैं? अब किसी न किसी तरीके से समुद्र में जाकर मिल ही जाती हैं, चाहे किसी अन्य नदियों में जाकर मिल करके समुद्र तक चली जाए या फिर स्वयं समुद्र में जाकर के मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि पानी हमारा जो होता है वेस्ट हो जाता है। हम इस पर डैम बना करके उसके पानी को सीमित समय तक के लिए रोक सकते हैं, ताकि जब कभी बाढ़ की स्थिति आएगी तो उस समय हम कंट्रोल कर पाएंगे, या कभी सूखे की स्थिति आएगी तो इस बांध से हम पानी छोड़ करके राहत कार्य भी कर सकते हैं। तो तमाम काम है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना। और दोस्तों बहुत सारी नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई हैं। आज हम उन्हीं बहुउद्देशीय परियोजना पर बात करने वाले हैं। वैसे मैंने सोचा था कि इसका एक मास्टर वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, बट बाद में मुझे लगा कि बहुत बड़ा टॉपिक है और जल्दीबाजी के चक्कर में अगर कुछ छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा। इसलिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है जहां से आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, उन सभी परियोजनाओं को मैं सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहता हूं। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, जो कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई थी। भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, नर्मदा हो गया, रिहंद बांध परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना, बघेलियार परियोजना, किशन गंगा परियोजना, टेरी बांध परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, तमाम परियोजनाएं हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और याद रखेगा, इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ने में आपको बेशक बहुत मजा आएगा। देखिए, जो डैम होते हैं इसी तरह से डैम बनाए जाते हैं। मतलब एक तरफ क्या करता है, बांध बना करके नदियों को जल को रोक दिया जाता है, और जरूरत पड़ने पर भी बांध को खोल दिया जाता है, ताकि जल यहां से जो है आगे बढ़ सके और आगे तक जा सके। आपको यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है। अब आप लोग ज्यादा समय मत वेस्ट करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। इसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो बेहतर पढ़ाई हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे YouTube चैनल में क्या है कि अब तक लगभग 2500 वीडियो आ चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर कि हम कौन सा वीडियो पढ़ना शुरू करें। यहां पर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने का मौका आपको मिल पाएगा। चलिए एक चीज और याद रखें दोस्तों, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ सिंचाई की सुविधा प्रदान करना नहीं है, वरन बाढ़ नियंत्रण करना। क्योंकि होता क्या है, जब नदियों का जल हमेशा बहता रहता है तो वर्षा ऋतु के समय में जब पानी की मात्रा और ज्यादा बढ़ती है तो ऐसे में नदियों के द्वारा बाढ़ आता है, और बाढ़ से बहुत सारा क्षेत्र जो है प्रभावित होता है। तो बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर बांध बना दिया गया तो पानी रोक लिया जाएगा, रोक दिया गया तो बाढ़ से जो है नियंत्रण मिल सकता है। ठीक है, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए भी ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं का इस्तेमाल होता है। पेयजल आपूर्ति, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जल की आपूर्ति नहीं है, या वहां पर गर्मियों के समय में जल स्तर काफी नीचा हो जाता है, तो ऐसे में पेयजल की आपूर्ति भी इन मल्टी जो है पर्पज प्रोजेक्ट के माध्यम से हो पाती है। बाकी नहर परिवहन, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब से सरकार अभी हमारी बदली है 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे तो रियल में इसके पहले चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन अब जो है ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे भी करके नहरों को तो अभी उतना ज्यादा डेवलप नहीं किया जा रहा, लेकिन नदियों में परिवहन की सुविधा हो, इस पर जो है काफी अच्छा काम चल रहा है। और सरकार अगर थोड़ा जल्दी प्रयास करे और थोड़ा अच्छे से ध्यान दे तो ये काम जल्दी पूरा हो जाएगा। तो नहर परिवहन यानी नदी परिवहन
पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन आदि कार्य इन प्रोजेक्ट के तहत किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह के प्रोजेक्ट को, जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उन्हीं के समय में शुरू हुई थी, उन्होंने इस परियोजना को भारत का मंदिर कहा था। उन्होंने कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर है, ये नया तीर्थ है, उन्होंने इस उपनाम से इसको संज्ञा दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपने एक एक प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहला है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाना चाहता हूं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे हर टॉपिक याद हो जाता है उसी तरह से ये वाला भी पॉइंट आपको याद हो जाए। तो कैसे पढ़ा जाए, सुनिए मेरी बात सुनिए, पीछे का पढ़ने के चक्कर में मत पड़िए। दोस्तों हमारा देश में आजादी की बात करें तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए थे 1947 में। उसके बाद जो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हम लोग अपना संविधान बनाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया और संविधान पर कार्य करना शुरू किया। हालांकि ये संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा और अंतिम में जाकर के 26 नवंबर को ये संविधान को अंगीकार किया गया, स्वीकृत किया गया। उसके ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप आज हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसके पहले भी देश में विकास कार्य हो, इसके लिए 1947 में तो हम आजादी में बिजी थे। 1948 में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले दामोदर घाटी नदी परियोजना को लाया गया, यानी भारत की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है, तो याद रखेगा दामोदर घाटी परियोजना। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला। ठीक है, दूसरी बात याद रखिए, स्वतंत्र भारत की, इसके पहले तो भारत स्वतंत्र था नहीं, तो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों आपने दामोदर नदी का नाम सुना भी होगा। दामोदर नदी को आपने पढ़ा है कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है ना। भाई शोक क्यों कहा जाता है, ऐसे हमने बहुत सारा पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा होगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऐसा कहां क्यों जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस नदी के द्वारा वहां पर बाढ़ आती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जनधन की हानि बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से शोक का नाम दिया गया। ठीक है, सैरोआप पश्चिम बंगाल इसको कहा जाता है, सैरोआप बिहार, कोसी को कहा जाता है। ऐसे करके इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है सारो, तो याद रखिएगा ये दामोदर नदी पर बनी जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना ये 1948 में बनी थी। बात आती है कि क्या यह परियोजना सिर्फ और सिर्फ दामोदर नदी पर है, तो नहीं, अगर ये आप जानते हैं तो गलत है। याद रखिए मैंने कहा दामोदर नदी घाटी परियोजना। जैसे आपने पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना है ना। अब जब आप सिंधु घाटी का नाम लेते हो तो सिंधु नदी के आसपास के जितने भी स्थल थे वो सब आ जाते हैं, चाहे आप लोथल कह दो, कालीबंगा कह दो, रोपड़ कह दो, बनावली कर दो। ठीक है, ये सभी जो है सिंध घाटी में आ जाते हैं। हड़प्पा कर दो, मोहनजोदड़ो कर दो, सुरकांगेदोर कर दो, सुरकोटदा कर दो, सब वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे शब्द यहां पर घाटी लगा उसका अर्थ ही यह है कि दामोदर नदी और दामोदर की सहायक नदी, यानी दामोदर जैसे गंगा की सहायक यमुना है ना, उसी तरह से दामोदर की सहायक नदी। ठीक है, उन सभी को सम्मिलित किया। अब सहायक नदियों में कौन कौन सा आता है, तो एक नदी है बराकर नदी। कौन सी है, बराकर, नाम शायद आपने सुना होगा। ठीक है, दूसरा है कोनार नदी, तीसरा है बोकारो। ठीक है, तो ये सभी नदियां हैं, उन सभी नदियों पर बांध बनाया गया है। इसी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत दामोदर नदी तो ही है, उसके साथ साथ उसके सहायक नदियों पर भी बांध बनाए गए। 1 2 नहीं, कुल 8 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, 8 बांध। इसीलिए सबसे बड़ी परियोजना के रूप में भी इसको जाना जाता है। लिख रहा है कि जब यह परियोजना बनाई गई, क्योंकि भारत की पहली थी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम सुना हो। ठीक है, यूएसए में एक नदी है टेनेसी नदी। ठीक है, तो टेनेसी नदी से मिलती जुलती परियोजना थी, यानी उसी पर नदी जैसी आधारित यह परियोजना थी। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस नदी परियोजना को टेनेसी नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा किसको कहा जाता है, दामोदर वाले को कहा जाता है। पहली थी टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित थी। करा इसका विस्तार कहां पर है, तो एक तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और दूसरा झारखंड में है। अब आप कैसे ध्यान दोगे झारखंड में है, तो दोस्तों याद रखेगा ये जो दामोदर नदी की बात कर रहे हैं इसका उद्गम स्थल ही कहां पर है, झारखंड में। झारखंड में ही इस नदी का उद्गम स्थल है। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में यह परियोजना चल रही है। बाकी यहां पर जो बराकर, कोनार और बोकारो है, ये
भी कहां पड़ते हैं, झारखंड में। आगे लिख रहा है दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकल करके पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी है, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। किससे मिलती है जाकर के, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है दामोदर नदी, ठीक है। कह रहा प्रमुख बांध जो बनाए गए, बांध के नाम कितने हैं, तो आपसे परीक्षा में पूछता है तिलैया बांध, क्या है, तिलैया, तिलैया बांध, मैथान बांध, कोनार बांध, पंचेत हिल बांध, बाल पहाड़ी बांध, बरमो बांध, दुर्गापुर बांध, ठीक है। तो ये कुल मिला के 7-8 बांध है, टोटल 8 बांध बनाए गए हैं, तो उसको आप याद रखेगा। दोस्तों कह रहा है कि यहां पर ना ताप विद्युत गृह भी बनाए गए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ताप विद्युत गृह, गलती से जल विद्युत गृह मत याद करना, अपवाद अपवाद अपवाद, एक्सेप्शन आ गया आपके सामने। क्यों दोस्तों, इतनी बड़ी नदी घाटी परियोजना है, फिर भी यहां पर जल विद्युत उत्पादन से कहीं ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन होता है, ताप यानी थर्मल, ठीक है। तो याद रखेगा ताप विद्युत उत्पादन गृह का यहां निर्माण किया गया। अब परीक्षा में अगर पूछ देना तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे, आपको गलती नहीं करना है। बोकारो में, दुर्गापुर में, चंद्रपुर में, ये और क्या पतरातू में, ये वो जगह का नाम है जहां पर ताप विद्युत गृह बनाए गए हैं। कह दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया था। अगर आप इतनी बात याद रखते हो तो फिर एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, चैलेंज देता हूं मैं आपको, ठीक है। एकदम याद हो जाएगा अगर आप इतनी बातें याद रखते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। दूसरा दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों रुको, यहां पर ध्यान देना। दोस्तों हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं ना भाखड़ा नांगल, लेकिन आपको बताऊं भाखड़ा एक अलग परियोजना और नांगल एक अलग है। मतलब दोनों दो बांध हैं, एक नहीं है, दोनों दो बांध है, दोनों दो स्थान पर हैं, एक साथ जोड़ करके बोला जाता है भाखड़ा नांगल, क्योंकि एक ही नदी पर बने हैं और बिल्कुल नजदीक नजदीक है। कौन सी नदी यहां पर, सतलज नदी। कौन सी, सतलज, ठीक है। कह रहा यह सतलज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। पहली परियोजना कौन सी थी, दामोदर घाटी नदी परियोजना। देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, पहली नहीं सबसे बड़ी, तो क्या बोलेंगे, भाखड़ा नांगल। क्यों, अरे भाखड़ा और नांगल दो हैं, दो, ठीक है, दो नाम एक साथ है तो बड़ा नहीं हो गया, एक सबके में एक नाम है, दामोदर नदी घाटी में एक नाम था, अब भाखड़ा नांगल में दो, भाखड़ा अलग नांगल अलग, तो याद कर लेना सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, याद रखेगा, ठीक है। करा भाखड़ा बांध जो है संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है, संसार का सबसे ऊंचा, मतलब पूरे विश्व में इससे अच्छा, इससे ऊंचा गुरुत्वीय बांध नहीं बना अभी तक, ठीक है। क्या है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर, कितना, 226 मीटर ऊंचा है। क्या, भाखड़ा बांध। मैंने नांगल का नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया भाखड़ा बांध का, गलती से भाखड़ा नांगल मत बोलना, भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है। आम बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं, आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है बांध के पीछे एक झील बन गई है। कैसे, जाहिर सी बात यार, बांध बनाओगे, पानी रोकोगे तो इकट्ठा पानी हो गया तो झील का रूप नहीं ले लेगा, तो कह रहा है इसके बांध के पीछे जो झील है ना, उसको नाम दे दिया गया गोविंद सागर झील। क्या नाम दिया गया है, गोविंद सागर। ये हिमाचल प्रदेश में है, गोविंद सागर। ध्यान रखेंगे आपके सामने ना भारत में दो झीलों का नाम आता है, एक गोविंद सागर झील है, एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। क्या अंतर है दोनों में, कुछ नहीं अंतर है, एक में बल्लभ पंत लगा, एक में बल्लभ पंत नहीं लगा, यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। एक है गोविंद सागर झील, याद रखिए, दूसरा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अंतर दोनों में है, ये प्राकृतिक रूप से बना है, मतलब बांध बनाने के बाद प्राकृतिक तरीके से बना है, और वो वाला कृत्रिम रूप से बनाया गया झील है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसको याद रखेगा, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। कारण नांगल एक दूसरा बांध है जो इसी सतलज नदी पर बनाया गया है, और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं, तो हिमाचल है, हिमाचल के पड़ोस में क्या है, पंजाब और हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है। तो 5 स्टेट हैं जिनको इस परियोजना से लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, इतनी बात याद रखते हो तो और कोई दूसरा दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। भाखड़ा दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा भी बांध है, ठीक है। गुरुत्वीय अगर हटा दोगे तो नंबर 2 पर है, ठीक है। आगे कह रहा है रिहंद बांध। रिहंद बांध याद रखे दोस्तों, रिहंद एक्चुअली में एक नदी का नाम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नदी बहती है, सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी का नाम सुना होगा, सोन नदी पटना के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है, ठीक है। मैं उसी सोन की बात कर रहा हूं। तो सोन की सहायक नदी है जो कि सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी, उस घाटी का नाम है तंग घाटी, तो याद रखेगा। करा सोन की प्रसिद्ध तंग घाटी में उसकी सहायक नदी है रिहंद, उस रिहंद नदी पर यह बांध बनाया गया है। इससे जो कृत्रिम झील बना है ना, उस झील का नाम दिया गया गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, याद रखेगा। कभी पूछे गोविंद सागर तो नाम रहेगा भाखड़ा नांगल के पास, कभी पूछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम आएगा रिहंद बांध के पास। कंफ्यूजन
में मत रहिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारे सामने हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड, अब देखो हीराकुंड बांध परियोजना कहां पर है, ये उड़ीसा में है, संबलपुर जगह है उड़ीसा में, वहां पर महानदी है, महानदी के किनारे कटक है, कटक जानते हैं ना, जहां सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मस्थली है, ठीक है। तो याद रखेगा महानदी पर निर्मित भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना, मतलब काफी इंपॉर्टेंट परियोजना है। हीराकुंड बांध दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध वो भाखड़ा बांध था, विश्व का सबसे लंबा बांध, मैंने क्या बोला, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, उसको भी याद रखे, पहले ही बता चुका हूं। करा महानदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है हीराकुंड, एक बांध है तिकरपाड़ा, एक है बैराज। हीराकुंड, तिकरपाड़ा और बैराज बांध बनाए गए हैं। लिख रहा महानदी की सहायक नदी है ईब नदी। कौन सी, ईब नदी। दोस्तों ईब नदी के किनारे बहुत सारे कागज के कारखाने हैं, जगह का नाम है ब्रजराज नगर, ठीक है। उस कल कारखानों से, उस कागज के कारखाने से ईब नदी बहुत दूषित हो गई है, क्योंकि ईब नदी महानदी की सहायक नदी है, तो इसका इंपैक्ट महानदी पर भी पड़ता है और महानदी की वजह से इसका इंपैक्ट इस बांध पर भी पड़ता है। मतलब हीराकुंड बांध को बड़ी समस्या है इस ईब नदी से, और ईब नदी को किससे समस्या है, इस कागज के कारखाने से। तो इस वजह से हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, मतलब इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। एक चीज और भी कहा गया है कि दोस्तों ये हीराकुंड बांध के पीछे जो जलाशय है ना, उसके अंदर गाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब गाद भर जाता है तो जाहिर सी बात है इस जलाशय में जल की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन हो क्या है, ईब नदी, ठीक है, और ये कागज के उद्योग, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कोसी परियोजना, आपने नाम सुना होगा, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। अब ये कोसी नदी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। कोसी नदी को दोस्तों अपना जलमार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है, बहुत तेजी से अपना मार्ग परिवर्तन करती है, इस वजह से भी जाना जाता है। एक बात और याद रखेंगे, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तिब्बत में है। तिब्बत के पठार से नदी निकलती है, नेपाल पड़ता है बीच में, नेपाल से होते हुए तब भागती भागलपुर से होते हुए आकर के गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। याद रखेगा, तिब्बत पठार से निकल करके नेपाल होते हुए भागलपुर के निकट गंगा को बाएं तट से आकर मिल जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। करा मार्ग परिवर्तन तथा विनाशकारी बाढ़ों के कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें हनुमान नगर के पास एक बैराज बनाया गया है, उस बैराज से एक कोसी नदी से ही एक नहर निकाली गई है, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। और उस नहर से जो है काफी सारे सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। एक बात और याद रखेगा, क्योंकि कोसी नदी बिहार और नेपाल के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है। अभी तक हमने राज्य के बीच में संयुक्त परियोजना देखा, ये देश के बीच में, मतलब नेपाल तो भारत का राज्य है, सॉरी नेपाल का नहीं, बिहार तो भारत का राज्य है और नेपाल एक क्या है, देश है। तो इन दोनों के बीच में ये परियोजना चल रही, कोसी परियोजना। इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा नदी के बारे में कौन नहीं जानता, लगभग हर बच्चा जानता है। नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। नहीं तो ज्यादातर नदियां क्या है, वो पूरब की तरफ जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, लेकिन ये नदियां पूरब की दिशा से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जाना जाता है। प्लस ये नदियां दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इसलिए भी इसको जाना जाता है। तो ये जो नर्मदा नदी है ना दोस्तों, नर्मदा नदी याद रखेगा में जो ये नर्मदा घाटी परियोजना है, ये नर्मदा नदी से संबंधित है। लिख रहा नर्मदा भारत की 5वीं विशालतम नदी है, 5वीं विशालतम नदी है। करा ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसका 87% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में है और 11.5% हिस्सा कहां पर है, गुजरात में है, और फिर लास्ट में 1.5% हिस्सा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। करा इस परियोजना के तहत गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। दोस्तों इस सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। तो कैसे याद रखेंगे, क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार जी के नाम पर गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कहां पर, नर्मदा नदी में, और नर्मदा बांध जो है वो कहां पर बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। लिख रहा है सरदार सरोवर परियोजना ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 4 राज्यों के बीच में एक संयुक्त परियोजना है, क्योंकि इससे चारों राज्य लाभान्वित होते हैं। करा इस परियोजना में कुल 30
30 बड़े बांध बनाए गए हैं, 450 मध्यम बांध बनाए गए हैं और 300 छोटे छोटे बांध बनाए गए, 3000 छोटे छोटे बांध बनाए गए। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मतलब बहुत बड़ी परियोजना है अपने आप में नर्मदा घाटी परियोजना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा है दोस्तों चंबल परियोजना। चंबल नदी का नाम तो सुना होगा, चंबल नदी के किनारे बीहड़ है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे डाकुओं का नाम आपने सुना होगा, तो बीहड़ भूमि इसी के किनारे है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी है कि बीहड़ भूमि में जो मृदा क्षरण हो रहा है उसको संरक्षित करना, यह भी इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। प्लस चंबल नदी आकर के यमुना से मिल जाती है इटावा के करीब में, तो उसको भी आप याद रखेंगे। लिख रहा है यमुना की सहायक नदी चंबल के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है चंबल नदी ये कोटा तक जाती है घूम करके, इसको भी याद रखेगा। करा इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 84गढ़ नामक स्थान पे गांध लिखा है यहां पर, लिख दीजिएगा गांधी सागर बांध बनाया गया। क्या नाम है? गांधी सागर बांध बनाया गया है राजस्थान के रावत भाटा का नाम सुना होगा और कोटा का नाम सुना होगा, तो वहां पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। भाई राजस्थान से ही संबंधित है ना महाराणा प्रताप, तो याद रखेगा। और क्या जवाहर सागर बांध बनाया गया है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। करा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी में मृदा का संरक्षण करना है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों किस नदी पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करना चाहूंगा। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में क्या है, राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर है, ठीक है। राणा प्रताप जवाहर एक साथ है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप एक बार पेपर उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए गंडक परियोजना। गंडक नदी का नाम तो सुना होगा आपने, तो याद रखेगा यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी पर दोस्तों वाल्मीकि नगर में एक बैराज बनाया गया है तथा यहां से 4 नहरें निकाली गई, 2 नहरें भारत के लिए और 2 नहरें नेपाल के लिए निकाली गई, ठीक है, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जल विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है, तो ये आपके ध्यान देने वाली बात है। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों कल ही मैंने पढ़ाया था कैनाल के बारे में, ठीक है, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। नहर सिंचाई परियोजना, परिवहन नहीं, सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, इसको ध्यान देंगे। 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार क्या नाम था, गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, कब? 1958 में, ठीक है। करा यह नहर राजस्थान के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या करती है, पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती, खास करके पश्चिमी राजस्थान में, जैसे बाड़मेर, जैसे आपका गंगानगर जिला हो गया, जैसे आपका जैसलमेर हो गया, इन सभी जगहों पर जो है ये क्या करती है, जल अवेलेबल कराती है। दोस्तों यही नहर है जिसने थार के मरुस्थल को हरियाली में बदल दिया है, ऐसा भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों भाई? इतना जल वहां पहुंच गया है कि अब लोग आराम से वहां सिंचाई कार्य कर पाते हैं, पेयजल भी मिल पाता है। इस नहर में दोस्तों घग्घर नदी के जल को लाकर जोड़ा गया ताकि ये अच्छे से फुलफिल हो पाए। एक सेकंड दोस्तों, मेरा थोड़ा सा सिग्नल रेड आ रहा है बीच बीच में, अगर बंद होगा तो मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा, ठीक है, या थोड़ा हम लोग स्पीड में कवर करते हैं क्योंकि माइक में ये दिक्कतें हैं। टिहरी बांध परियोजना, ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध परियोजना। करा इस बांध का निर्माण ये भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों का नाम सुना होगा। ये भागीरथी दोस्तों गंगा नदी जो है शुरुआत में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो याद रखेगा। करा भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर यह टिहरी बांध बनाया गया है, 291 मीटर ऊंचा है और 570 मीटर ये लंबा बांध है। दोस्तों इसके पीछे जो बांध के पीछे जो जलाशय है उसका नाम भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो स्वामी क्या नाम है, स्वामी राम तीर्थ सागर सरोवर इसको कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भूकंप जोन के जो जोन है उसमें एक जोन 5 होता है, उसमें यह बांध बनाया गया। वहां पे क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा चांसेज है भूकंप आने के। ऐसे में कहा जाता है कि यदि रिक्टर स्केल पे देखा जाए 8 या 8 से अधिक तीव्रता पर यदि भूकंप आता है तो भी इस बांध को कोई असर पड़ने वाला नहीं, मतलब मजबूत बांध है, इतना जबरदस्त तरीके से इसको बनाया गया है टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। रेड सिग्नल आ गया, अब टेंशन हो रहा है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। किशन गंगा परियोजना, छोटी क्लास है, ज्यादा बड़ी नहीं। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा को लेकर के अक्सर भारत पाकिस्तान में झड़प होता रहता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी, झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। किशन गंगा खुद ही एक नदी का नाम है, उस नदी पर यह परियोजना बनाई गई, किशन गंगा परियोजना। 330 मेगावाट की वहां पर जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए भी
वो क्या बोलते हैं विद्युत गृह बनाए गए, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कह रहा भारत इस नदी के जल को दूसरी शाखा में यानी दूसरी दिशा में एक तरफ मोड़ना चाहता है, उसके लिए भारत जो है भूमिगत सुरंग भी बना रहा है, 21 किलोमीटर की भूमिगत सुरंग, ठीक है। और उसी को लेकर के पाकिस्तान हमेशा आपत्ति दर्ज करता रहता है कि जो सिंधु समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, ठीक है, उसके तहत ये था भाई कि कुछ नदियों का जल आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ का भारत इस्तेमाल करेगा, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए एक जो है चैलेंज का विषय रहता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला है बगलिहार, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है। मैं दोस्तों कल जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें क्या है बताऊंगा स्टेट वाइज की कहां कौन कौन सी परियोजना है, सलाल बगलिहार दुलहस्ती, थीन बात कहां पर है, पोंग बात कहां है, सब सिखाऊंगा आपको एक एक पॉइंट, ठीक है, याद करा के छोड़ूंगा। आज क्या था, मुझे थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलना था, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बगलिहार परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी है, चिनार को चिनाब कर लीजिएगा, चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, इसको लेकर के भी पाकिस्तान आपत्ति दर्ज करता रहता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप थोड़ा सा छोटा चैप्टर था, कल ये चैप्टर हम लोग और डिटेल से कवर करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना दोस्तों आप मत भूलिएगा, निवेदन आप सभी से, ठीक है। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।